नमस्कार, मैं डॉक्टर पंकज गौड़ हिंदी साहित्य के इस अविरल अशेष यात्रा में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपकी आरोह भाग 2 में संकलित प्रसिद्ध कविता बात सीधी थी पर। बात सीधी थी पर के यशस्वी कवि हैं कुंवर नारायण। कुंवर नारायण एक ऐसे कवि हैं जो कहते हैं, न जाने कब से बंद एक दिन इस तरह खुला घर का दरवाज़ा, जैसे गर्द से ढकी एक पुरानी किताब। तो गर्द से ढकी एक पुरानी किताब को खोलने वाले इस यशस्वी कवि का जन्म भारत के एक बहुत महत्वपूर्ण राज्य उत्तर प्रदेश में 19 सितंबर सन 1927 को हुआ। आप में बचपन से ही साहित्यिक संस्कार परिलक्षित हैं। आपने विधिवत रूप से लगभग सन 1950 के आसपास काव्य की शुरुआत की। कविताओं के अलावा अनेक प्रकार के चिंतन परक लेख, कहानियाँ, सिनेमा की समीक्षाएं आपने लिखी। विविध विधाओं में सृजन करने के पश्चात भी आपका पहला प्यार हमेशा कविताएं ही रही। सबसे बड़ी बात, नई कविता के दौर में जब बहुत कम प्रबंध काव्य लिखे गए, आपने एक बहुत प्रसिद्ध प्रबंध काव्य इस युग में लिखा। आत्मजयी के माध्यम से आपने साहित्य संसार को एक अमूल्य कृति प्रदान की। आपके रचनाक्रम पर एक दृष्टि। आपकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। चक्रव्यूह सन 1956, परिवेश हम तुम, अपने सामने, कोई दूसरा नहीं, इन दिनों, ये सभी आपके काव्य संग्रह हैं। आत्मजयी आपने प्रबंध काव्य के रूप में बड़ी प्रसिद्ध पुस्तक लिखी। आकारों के आसपास आपका कहानी संग्रह है। आज और आज से पहले आपने समीक्षा की यह पुस्तक लिखी। और मेरे साक्षात्कार एक ऐसी पुस्तक है जहां विभिन्न प्रकार के साक्षात्कार संकलित किए गए हैं। ऐसे यशस्वी कवि को, जिन्होंने इतनी श्रेष्ठ रचनाएं साहित्य संसार को, समाज को प्रदान की, उन्हें अनेक प्रकार के पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। आपको देश के और विदेश के अनेक प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त करने का गौरव हासिल है। आपने जो पुरस्कार प्राप्त किए उनमें प्रमुख इस प्रकार हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार, कुमारन आशान पुरस्कार, व्यास सम्मान, प्रेमचंद पुरस्कार, लोहिया सम्मान, कबीर सम्मान। इस प्रकार आपको देश के लगभग हर प्रतिष्ठित सम्मान से सम्मानित होने का अवसर प्राप्त हुआ। आप एक ऐसे कवि हैं जो प्रकृति से सरोकार रखते हैं, जो अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति का चिंतन करते हैं, महिलाओं की दशा और दिशा के प्रति जिनके हृदय में गहरी संवेदना है, और सबसे बड़ी बात, अपने रचनाक्रम के प्रति आप बहुत जागरूक हैं। साधारण भाषा के माध्यम से किस प्रकार असाधारण प्रभाव पैदा किया जा सकता है, यह आपकी साहित्यिक रचनाओं के माध्यम से समझा जाता है। इसीलिए आपकी कविताओं को देखकर समीक्षक बड़ी सटीक टिप्पणी करते हैं। कविता में व्यर्थ का उलझाव, अखबारी सतहीपन और वैचारिक धुंध की बजाय संयम, परिष्कार और साफ सुथरापन है। भाषा और भाव के जिस सामंजस्य के लिए आपने लगातार काम किया, उसके माध्यम से आपने विशिष्ट कृतियां साहित्य संसार को प्रदान की। एक ऐसा खुलापन आपके स्वभाव की विशेषता है जिसके परिवेश में पूरा संसार समाहित होता है। आपका साहित्यिक क्रम, आपकी वैचारिक प्रतिबद्धता समाज के प्रति, संसार के प्रति निश्चित रूप से श्लाघ्य है। ऐसे यशस्वी कवि की आज हम रचना पढ़ने जा रहे हैं, बात सीधी थी पर। जिस रचना को आज हम पढ़ने जा रहे हैं
वह उनके काव्य संग्रह कोई दूसरा नहीं में संकलित है। कविता में कथ्य और माध्यम के द्वंद्व को भाषा की सजगता के माध्यम से उबारने की बात की गई है। कवि कहते हैं कि जिस प्रकार एक व्यक्ति जब किसी पेच को कसता है, एक कारीगर जब किसी पेच को कसता है, तो वह चूड़ी और खांचे का सामंजस्य बैठाने में समर्थ रहता है। ठीक भाषा, भाव, कथ्य में इसी प्रकार का सामंजस्य होना चाहिए। अब हम इस कविता का आदर्श वाचन करेंगे, क्योंकि नई समीक्षा पद्धति किसी भी रचना को अवयविक संरचना के रूप में महत्व देती है। तो सबसे पहले पूरी कविता एक रूप में हम लोगों के सामने आए, हम इसे पूरी कविता का रसास्वादन करें। तो कविता का वाचन। बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उलटा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए। लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेच को खोलने के बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था, क्योंकि इस करतब पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाह वाह। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया। ऊपर से ठीक ठाक, पर अंदर से न तो उसमें कसाव था न ताकत। बात ने, जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, मुझे पसीना पोंछते देखकर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? यह इस पूरी कविता की सूत्रात्मक पंक्ति है। क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? अर्थात हमेशा भाषा इस प्रकार की होनी चाहिए जो भावों के प्रकटीकरण में सफल हो, सक्षम हो, जो सीधे पाठक तक पहुंचे, जो पाठक के साथ एक ऐसा तादात्म्य स्थापित करने में सक्षम हो कि कहीं भी संप्रेषण में बाधा उत्पन्न न हो। अब हम प्रथम पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या देखेंगे। तो इसमें प्रथम पद्यांश है, बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए। लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। तो ये हमारा प्रथम पद्यांश है। इस पद्यांश के लिए हमें प्रसंग लिखना है, व्याख्या करनी है और विशेष लिखना है। तो प्रसंग के अंतर्गत प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कविता बात सीधी थी से ली गई हैं। इसके कवि कुंवर नारायण हैं। यह कवि के काव्य संग्रह कोई दूसरा नहीं से ली गई है। इसमें कवि कथ्य और भाषा के सामंजस्य की बात करते हैं। अब हम इस कविता की व्याख्या करेंगे। आप जानते हैं कि जब आप कविता की व्याख्या करते हैं तो उसमें शब्द और भाव दोनों को महत्व दिया जाना चाहिए। हम कहते हैं शब्दार्थो सहितो वाक्यम काव्यम, यानी शब्द का अपना महत्व है और उसके माध्यम से वास्तव में कवि क्या कहना चाहता है, यह व्याख्या के दौरान आपको स्पष्ट समझाना चाहिए। कवि कहते हैं कि एक बहुत सीधी बात, एक बहुत सीधा विचार, एक बहुत सीधी संवेदना मेरे मस्तिष्क में आई और इस संवेदना को व्यक्त करने के लिए मुझे भाषा का सहारा लेना पड़ा। लेकिन जिस तरह की भाषा उस भाव के लिए
होनी चाहिए थी, मैं उस प्रकार की भाषा का प्रयोग करना नहीं जानता। मैंने क्या किया कि ऐसी क्लिष्ट भाषा का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया जो उस भाव के अनुकूल नहीं थी, और भाषा के इस चक्कर में मेरी जो बात थी, मेरा जो भाव था, मेरी जो संवेदना थी, वो टेढ़ी फंस गई। अब मैं उस रचना कर्म को प्राप्त करना चाहता था। उसे पाने के लिए, उसे पाने की छटपटाहट में मैंने भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, कभी इस शब्द के साथ प्रयोग कर रहा हूं, कभी उस शब्द के साथ प्रयोग कर रहा हूं, घुमाया फिराया। और ये सारी कवायद इसलिए थी ताकि मैं उस रचना कर्म को प्राप्त कर सकूं जो मैं अपने पाठक तक पहुंचाना चाहता हूं, कि बात अपने सही अर्थ में श्रोता तक पहुंचे। लेकिन इस पूरी कवायद का परिणाम यह निकला कि जो बात सीधी थी वह और अधिक पेचीदा होती चली गई, वह और अधिक कठिन होती चली गई। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह नई कविता के दौर में लिखी गई कविता है, और नई कविता में प्रयोग के नाम पर पाठकों को कुछ कवियों ने बहुत बेवकूफ बनाया है। जैसे एक कविता है, काश अगर मैं तोता होता तो क्या होता, तो क्या होता, तो ता होता होता होता। अब इस तरह के जो विचित्र प्रयोग हैं, ये निश्चित रूप से साहित्य संसार के लिए, श्रेष्ठ कविताओं के लिए उचित नहीं कहे जाते। कवि इस ओर हमारा ध्यान खींचना चाहता है। अब हम प्रथम पद्यांश के अंतर्गत कौन कौन सी विशेषताएं आपको विशेष के अंतर्गत लिखनी चाहिए, उन पे बात करेंगे। आप जानते हैं कि विशेष के अंतर्गत हम भाव की बात करते हैं, भाषा की बात करते हैं, छंद, रस, अलंकार, गुण, दोष, भाव साम्यता आदि विविध प्रकार के जो कविता के अंग उपांग हैं, उनकी चर्चा करते हैं, कर सकते हैं, करनी चाहिए। तो इसके अंतर्गत आप विशेष में बता सकते हैं, इस पद्य में कवि ने सहज कथ्य को सरल भाषा में अभिव्यक्त करने की प्रक्रिया पर बल दिया है। सहज, सरल और बोधगम्य हिंदी भाषा का प्रयोग हुआ है। शब्द युग्म, उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया का सटीक प्रयोग किया गया है। साथ साथ में पुनरुक्ति, प्रकाश, अलंकार का प्रयोग है। जरा, पेचीदा आदि उर्दू शब्दों का सहज प्रयोग है। मुक्त छंद है और आत्मकथात्मक शैली है। तो आपने देखा कि कितनी सहजता के साथ कवि ने इस कविता में इतनी साहित्यिक विशेषताओं को समाहित कर लिया है। अब हम कविता का दूसरा पद्य देखेंगे। कविता का दूसरा पद्य है, सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेंच को खोलने के बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था, क्योंकि इस कर्तव्य पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाह वाह। तो प्रसंग जो इसके अंतर्गत आप लिखेंगे वह प्रसंग होगा कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कविता बात सीधी थी पर से लिया गया है। इसके कवि कुंवर नारायण हैं और यह उनके कोई दूसरा नहीं से संकलित है। इसमें कवि कथ्य और भाषा के सामंजस्य की बात करते हैं और फिर आप इसकी व्याख्या प्रारंभ करेंगे। तो कवि कहते हैं कि जिस कथ्य को मैं अपनी भाषा के माध्यम से व्यक्त कर रहा था, उसमें मेरे सामने बहुत प्रकार के विचित्र संकट पैदा हो गए, मुश्किलें पैदा हो गई।
मैं कभी भाषा को तोड़ मरोड़ रहा हूं, कभी उलट पलट रहा हूं, लेकिन इस सारी प्रक्रिया के बाद भी जो एक महत्वपूर्ण चीज है धैर्य, उसे मैंने खो दिया। मैंने यह नहीं समझा कि वास्तविक समस्या कहां है, उसका निदान कैसे हो, और ठीक उस कारीगर की तरह, उस मिस्त्री की तरह जो किसी पेच को खोलने की बजाय जब वह ठीक से सेट नहीं हो रहा है, खांचे में फिट नहीं हो रहा है, तो कसता चला जाता है। मैं भी भाषा के साथ इसी प्रकार के भयावह प्रयोग करता चला गया, और इन करतबों के पीछे एक और बड़ा कारण था। कारण क्या था कि मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाह वाह। ऐसे लोग ढेलन सो लगाए आए मेलत सभा के बीच, जिनके लिए लोगन कवित की वो खेल करी जानो है, जिनके लिए कविता एक खेल है, उन तमाशबीनों ने मेरी प्रशंसा की। वाह कैसा सुंदर आप लिखा है, वाह कितना महत्वपूर्ण आपने लिखा है। लेकिन कवि कहते हैं कि मैं भी उनके चक्कर में आ गया, मैं भी ऐसा ही लिखने लगा जिसका कालजयी महत्व हो न हो, जिसका लोकमंगलकारी महत्व हो न हो, जिसमें सत्यम शिवम सुंदरम हो न हो, पर बस वह साहित्य वाहवाही लूट सके। ऐसा मंचीय साहित्य मैं लिखने लगा, और उसका कारण था तमाशबीन, तमाशबीनों की वाह वाह। तो कहीं न कहीं कवि संदेश देते हैं कि किसी भी वरिष्ठ साहित्यकार को, कवि को इस प्रकार के तमाशबीनों से बचना चाहिए, और इस प्रकार के साहित्य की सृजना करनी चाहिए जो लोकमंगल का भाव रखता हो, जिसमें केवल और केवल भाषी भौणापन या दिखावापन ना हो। इस द्वितीय पद्यांश के अंतर्गत आप विशेष के अंतर्गत बता सकते हैं, यदि कवि में धैर्य नहीं है तो तमाशबीन कविता का तमाशा बनवा देते हैं। अतः किसी भी कवि को इसके प्रति सचेत रहना चाहिए। कथ्य तथा भाषा का सामंजस्य समाप्त हो जाता है। कर्तव्य शब्द में गहरा व्यंग है। सहज सरल तथा बोधगम्य हिंदी भाषा का प्रयोग हुआ है। शब्द योजना सर्वथा उचित वह सटीक है। मुश्किल, कर्तव्य, साफ, तमाशबीन, शाबाशी आदि उर्दू के शब्दों का सफल प्रयोग है। पेंच खोलना की बजाय उसे कसने में दृश्य बिंब की योजना बहुत सुंदर बन पड़ी है। मुक्त छंद का प्रयोग है और आत्मकथात्मक शैली है जो इस पूरी कविता में हमें दिखाई देती है। और आप देखते हैं कि कवि की भाषा पूरी कविता में आम फहम की भाषा है। वे शब्द यत्र तत्र सर्वत्र ले रहे हैं और लोक प्रचलित शब्दों का प्रयोग इस कविता में करते हैं। अब हम इस कविता के अंतिम पद्यांश की व्याख्या करेंगे। तो कविता का अंतिम जो पद्यांश है वह इस प्रकार है। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। हारकर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया। ऊपर से ठीक ठाक पर अंदर से न तो उसमें कसाव था न ताकत। बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, मुझे पसीना पोंछते देखकर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? तो इस तृतीय पद्यांश के अंतर्गत प्रसंग पूर्ववत रहेगा। उसकी कुछ विशेषताएं आप बता सकते हैं कि यहाँ कथ्य और भाषा के सामंजस्य के संदर्भ में बताते हुए कवि भाषा की सहजता पर बल देते हैं। व्याख्या के अंतर्गत आप बताएंगे कि तमाशबीनों के कारण जिस प्रकार के काव्य की रचना में कर रहा था, विभिन्न प्रकार के उलट पलट तोड़ मरोड़ प्रयोग में जो भाषा में कर रहा था,
वह सब करने से, जिस तरह से मिस्त्री के, कारीगर के पेच के साथ जबरदस्ती करने से वह पेच बिल्कुल फ्री हो जाता है, बेकार हो जाता है, उसकी कोई उपादेयता नहीं रहती। यही मेरे साहित्यिक कर्म के साथ हुआ, मेरी कविताओं के साथ हुआ। वह जो शब्दों का खेल था वह किसी काम का नहीं रहा। काव्य रस को हम कहते हैं रसो व स, ईश्वर से हम उसकी तुलना करते हैं। पर तमाशबीनों के लिए जो साहित्य की रचना मैंने की, उलट पलट करके जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग मैंने किया, उसकी चूड़ी मरी हुई थी। वह उस फ्री पेच की तरह था जिसकी कोई उपादेयता साहित्य और समाज के लिए नहीं रह गई थी। हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया। ऊपर से ठीक ठाक। अब वह पेच बाहर से कैसा दिखाई देता है? बाहर से वह बिल्कुल ठीक दिखाई देता है, लेकिन अंदर से न तो उसमें कसाव था और न ही ताकत। कवि कहता है कि मेरे भीतर का जो भाव था, जो संवेदना थी, जो कथ्य था, वह एक शरारती बच्चे की तरह जैसे मेरे साथ खेल रहा हो, मुझसे सवाल कर रहा हो, मेरे भीतर विचार पैदा करवा रहा हो। उसने मुझसे पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? अर्थात यदि सही अर्थ में सच्चे साहित्य की, श्रेष्ठ कविताओं की सृजना आप करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत ही आवश्यक है भावानुकूल भाषा। द बेस्ट वर्ड इन देयर बेस्ट ऑर्डर। सर्वोत्तम शब्द अपने सर्वोत्तम क्रम में कविता हैं। ऐसे शब्द जो उस भाव के साथ न्याय कर सके, केवल दिखावा न करते हों, केवल छलावा न करते हों, केवल तमाशबीनों के लिए न हो, केवल आकर्षण का विषय न हो। ऐसे शब्दों का प्रयोग जो सही अर्थों में उस भाव के साथ न्याय कर सकें। तो कविता की भाषा ऐसी भाषा होनी चाहिए जो सहज भाषा हो, सहूलियत की भाषा हो। अब हम इस अंतिम पद्यांश के अंतर्गत विशेष में आप कौन कौन सी विशेषताओं को समाहित कर सकते हैं उस पे बात करेंगे। तो इस अंतिम पद्यांश में विशेष में है, कविता की संरचना में कवि ने शिल्प पक्ष, भाषा के महत्व को सक्षमता के साथ व्यक्त किया है। पेच कसने में दृश्य बिंब की योजना सजीव बन पड़ी है। कील की तरह ठोकना से अभिप्राय है भाषा का बलपूर्वक प्रयोग करना। बात का मानवीकरण बहुत ही प्रभावशाली है। कील की तरह शरारती बच्चे की तरह में उपमा अलंकार का तथा पसीना पोंछना जोर जबरदस्ती में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। कवि का पसीना पोंछना में बहुत ही सुंदर बिंब योजना है। सहज, सरल एवं बोधगम्य भाषा का प्रयोग किया गया है। मुक्त छंद और संवादात्मक शैली का प्रयोग है। आखिर, जोर जबरदस्ती, ताकत, पसीना, सहूलियत आदि उर्दू शब्दों का प्रयोग काव्य सौंदर्य में वृद्धि करता है। तो इस प्रकार आपने इस पूरी कविता की व्याख्या, प्रसंग और विशेष देखे। अब हम कविता के अंतर्गत दिए गए अभ्यास कार्य को करेंगे। तो अभ्यास कार्य में है कविता के साथ। कविता के साथ अभ्यास कार्य में प्रश्न संख्या 1 से 4 तक जो कुंवर नारायण जी की पहली कविता है उससे संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं और प्रश्न संख्या 5 हमारी इस द्वितीय कविता बात सीधी थी पर से लिया गया है। तो प्रश्न संख्या 5 है, भाषा को सहूलियत से बरतने का क्या अभिप्राय है? भाषा को सहूलियत से बरतने से कवि का अभिप्राय है कि आडंबरपूर्ण, भारी भरकम, समझ में न आने वाली शब्दावली का प्रयोग
कविता में नहीं किया जाना चाहिए। जो कुछ कवि कहना चाहता है वह सहजता के साथ व्यवहारिक रूप से आम भाषा में कहे, ताकि जैसा वह महसूस करता है वैसा ही अपने श्रोता तक, पाठक तक पहुंचाया जा सके। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। बात और भाषा परस्पर जुड़े होते हैं, किंतु कभी कभी भाषा के चक्कर में सीधी बात भी टेढ़ी हो जाती है। कैसे? इस कविता के माध्यम से पूरी कविता का केंद्रीय विचार यही है कि भाव और भाषा में सामंजस्य होना चाहिए। भाव और भाषा में ऐसी रवानगी होनी चाहिए कि वह श्रोता तक, पाठक तक ठीक उसी प्रकार से संप्रेषित हो सके जैसे कवि सोचता है। भाषा यदि श्रेष्ठ नहीं है, भाषा यदि भावानुकूल नहीं है, ऐसी भाषा जो बनावटी है, दिखावटी है, जो केवल तमाशबीनों के लिए है, जिसका उद्देश्य केवल मजमा लगाना है, जो केवल मंचीय है, तो निश्चित रूप से ऐसी भाषा के माध्यम से श्रेष्ठ भावों की अभिव्यक्ति नहीं हो सकती। कालजयी रचनाएं समाज को नहीं दी जा सकती। अतः कवि कहता है कि कभी भी इस प्रकार की भाषा का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। भाषा सहूलियत के अनुसार सहज, सरल, भावानुकूल, बोधगम्य होनी चाहिए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। इसके अंतर्गत कवि पूछते हैं, बात कथ्य के लिए दी गई विशेषताओं का उचित बिंबों और मुहावरों से मिलान करें। तो बिंब और मुहावरों के साथ मिलान हम करेंगे। एक तरफ कुछ बिंब और मुहावरे दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनके अर्थ दिए गए हैं जिन्हें हमें मिलाना है। तो इसमें पहला है बात की चूड़ी मर जाना। तो इसका क्या अर्थ होगा? कथ्य और भाषा का सही सामंजस्य बनाना, बात की पेंच खोलना, बात का पकड़ में न आना, बात का शरारती बच्चे की तरह खेलना, बात का प्रभावहीन हो जाना, पेंच को कील की तरह ठोंक देना, अर्थात बात में कसावट का न होना, बात का बन जाना, बात को सहज और स्पष्ट करना। इसके बाद इसमें कुछ इस प्रकार के प्रश्न दिए गए हैं जो कविता के आसपास हमें सोचने के लिए मजबूर करते हैं, हमें प्रेरित करते हैं, जो सीधे कविता से जुड़े हुए नहीं हैं पर जिनका बहुत महत्व है, जो हमारी भाषा को समृद्ध करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो कविता के आसपास के अंतर्गत जो पहला प्रश्न है वह है, बात से जुड़े कई मुहावरे प्रचलित हैं, कुछ मुहावरों का प्रयोग करते हुए लिखें। तो इसका उत्तर आप दे सकते हैं, बातें बनाना कोई तुमसे सीखे, बात का बतंगड़ बनाना, कालू का काम बात का बतंगड़ बनाना है, बात का धनी होना मोहन की इज्जत है क्योंकि वह अपनी बात का धनी है, बात रखना सोहन ने मजदूर नेता की मांग मानकर उसकी बात रख ली, बात बढ़ाना हर्षवर्धन अब सारी बातें यही खत्म करो क्योंकि बात बढ़ाने से तनाव बढ़ता है। तो इस प्रकार इसके अंतर्गत हमने देखा कि बात के कितने मुहावरे यहाँ प्रयोग किए गए हैं। दूसरा जो प्रश्न है वह है व्याख्या करें। जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। तो इसके अंतर्गत कवि कहता है कि मैं अपने कथ्य को जिस प्रकार के शब्दों के माध्यम से व्यक्त करना था चाहता था, उस प्रकार का उचित
तारतम्य स्थापित न होने से, वैसे बिंब और उपमानों का प्रयोग न करने के कारण मेरी बात का सारा चमत्कार व्यर्थ हो गया। सही अर्थों में वह प्रभावशाली, आकर्षक नहीं रही, उसका प्रभाव समाप्त हो गया और बात की चूड़ी मर गई। जैसे किसी पेच की चूड़ी मरने के बाद उसकी तमाम उपादेयता समाप्त हो जाती है, जिस उद्देश्य के लिए उसे वहां लगाया गया है वह किसी काम का नहीं है। ठीक इसी प्रकार यदि कविता में भाषा की चूड़ी मर गई तो वह केवल शब्दों का तमाशा है। इसके बाद कुछ प्रश्न चर्चा कीजिए के अंतर्गत शामिल किए गए हैं, ताकि आप अधिक से अधिक कविता के बारे में चर्चा परिचर्चा अपने साथियों से, मित्रों से, गुरुजनों से, परिवारजनों से करें और इसके माध्यम से आपके बोध में, ज्ञान में वृद्धि हो। तो इसके अंतर्गत पहला जो प्रश्न दिया गया है वह है, आधुनिक युग में कविता की संभावनाओं पर चर्चा कीजिए। आधुनिक युग में कविता में अकूत संभावनाएं हैं, क्योंकि कविता आपको समर्थ भाषा देती है, कल्पनाशीलता को विकसित करती है, आपकी संवेदनाओं को जागृत करती है और इन चीज़ों की भावी मनुष्य को आवश्यकता है। कविता क्या है, इस पे बहुत विचार हुआ है। सत्यम शिवम सुंदरम को कविता कहा गया है। रमणीयार्थ प्रतिपादक वाक्यम काव्यम को कविता कहा गया है। और आधुनिक युग में भी जब हम एकाकीपन से जूझ रहे हैं, जब हम अपनी संवेदनाओं को मृत पा रहे हैं, संवेदनहीन हो गए हैं, तो ऐसे में कविताओं की बहुत आवश्यकता है। मैं धूमिल को आपके सामने रखना चाहूँगा। धूमिल कहते हैं कविता क्या है? कोई पहनावा है, कुर्ता पजामा है? ना भाई ना, कविता शब्दों की अदालत में खड़े बेकसूर आदमी का हलफनामा है। यह खाने कमाने की चीज़ है, चरित्र चमकाने की चीज़ है? ना भाई ना, कविता आधुनिक भाषा में आदमी होने की तमीज़ है। तो कविताएं आपको आदमी होने की तमीज़ सिखाती हैं। कविताएं बेकसूर होने के बाद आपका हलफनामा बन जाती हैं। कविताएं आपकी संवेदनाओं को जीवंत जागृत करती हैं, जिसके कारण आप समाज के लिए और अधिक उपयोगी बन जाते हैं, आप लोक कल्याण में प्रवृत्त हो पाते हैं। इसी प्रकार आप अपने साथियों के साथ और विविध पुस्तकों के माध्यम से अपने गुरुजनों के साथ इस विषय पर चर्चा करेंगे। अगला प्रश्न है, चूड़ी, कील, पेच आदि मूर्त उपमानों के माध्यम से कवि ने कथ्य की अमूर्तता को साकार किया है। भाषा को समृद्ध व संप्रेषणीय बनाने में बिंबों और उपमानों के महत्व पर परिसंवाद आयोजित कीजिए। देखिए, बिंब और उपमानों का बहुत महत्व है। आप निराकार अमूर्त चीजों को भी इन उपमानों के माध्यम से, बिंबों के माध्यम से व्यक्त कर सकते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एक वाक्य लिखा है कि वैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है। अब वैर क्या है? अमूर्त चीज है। क्रोध क्या है? अमूर्त चीज है। आपको किसी पे गुस्सा आया और आपने अपने गुस्से को दबा लिया कि इस गुस्से का इस्तेमाल मैं कभी बाद में करूंगा। ठीक ऐसे ही जैसे आम का हमने अचार डाल दिया ताकि आम को बाद में इस्तेमाल किया जा सके, तो आम के अचार के मुरब्बे के मूर्त रूप के साथ भावों की अमूर्त तुलना के माध्यम से एक वाक्य में कवि कितनी संजीदगी के साथ हमें अपनी बात समझा देते हैं, समीक्षक हमें अपनी बात समझा देते हैं। इसी को हमें विविध प्रकार की रचनाओं के माध्यम से सीखना चाहिए। इसके लिए आप अभ्यास करें। उसके बाद आपसदारी के अंतर्गत जो प्रथम प्रश्न है वह पहली कविता से संबंधित है और द्वितीय जो प्रश्न है वह है प्रताप नारायण मिश्र का निबंध
बात और नागार्जुन की कविता बातें ढूंढकर पढ़ें। तो इसे विद्यार्थी स्वयं करेंगे। इस प्रकार आज के इस कालांश में आपने बात सीधी थी पर कविता, जो कुंवर नारायण जी की बहुत प्रसिद्ध कविता है और जिसकी अपनी अनेक ऐसी विशेषताएं हैं जो लगातार आपके साथ रहेंगी, उसे पढ़ा। आप निरंतर इस कविता को पढ़ें, इसका अभ्यास करें, इसे कंठस्थ करें। निश्चित रूप से यह एक बहुत ही शानदार कविता है जो आपके भाषिक सामर्थ्य को, जो आपकी कल्पनाशीलता को, जो आपके वैचारिक सामर्थ्य को विकसित करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।